करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग एयरफॉइल्स का डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एयरफॉइल? एयरफॉइल्स के बारे में जानते हो क्या होता है? नाम सुना एयरफॉइल्स? हाँ, नहीं, यस और नो रिप्लाई करो ना, अगर सुना है तो हाँ, नहीं तो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना है तो ऐसे थोड़ी सुना है ना। सर, मगर याद नहीं क्या होता। वो सर सुना। प्लेन में कितने लोग बैठे हैं अभी? सर मैं नहीं बैठा आज तक। नहीं बैठने वालों को नहीं पूछ रहा, कितने बैठे हैं? सर मैं एक बैठा है सिर्फ प्लेन में। तो जो प्लेन के जो विंग्स होते हैं उनको एयरफॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस चीज को, इशू नहीं है उस चीज का, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ड्रैग फोर्स ऑन अ सिलेंडर। ऑन अ सिलेंडर। और लास्ट टॉपिक है इस ड्रैग एंड लिफ्ट का, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो जब ये पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना, तब हमारा ड्रैग एंड लिफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हार्डली 1 से 2 दिन में हो जाएगा, मतलब आज और कल में हम लोग कर देंगे अपलोड इसको। उसके बाद नेक्स्ट अपनो हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रेलिग मेथड, जो कि एक ओल्ड मेथड भी है, पुराना मेथड था जिसको अब ऑब्सोलीट हो गया जो। ठीक है, और अब नया जो मेथड है जो हम लोग जो यूज होता है वो है बकिंघम पाई मेथड। पाई, बकिंघम पाई मेथड जो अब यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें लगभग 3 to 4 डेज के आसपास। पहले इतना देखना है हम लोग, अब सारा सिलेबस दोबारा डिस्कस करने का फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ड्रैग एंड लिफ्ट। वो ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में पता है, हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था छोटे सा पार्ट ड्रैग एंड लिफ्ट का, तो किसी को याद है या फिर भूल गए हो आप लोग? याद है सर। चलो, याद नहीं भी है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कहीं से कोई भी फ्लूइड एयर भी एक फ्लूइड है, तो पता है ना आप लोगों को, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। यस नो सर। एयर भी एक टाइप का फ्लूइड है, ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां भी एयर फ्लो करती है, तो एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। एज यू ऑल नो, एयर फ्लूइड कंप्राइजेस ऑफ बोथ थिंग्स, दैट इज गैसेस एंड एयर, सॉरी वाटर, लिक्विड। फ्लूइड के अंदर जो है तो दोनों चीज होती हैं, तो हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। फ्लूइड के अंदर एयर भी होता है और लिक्विड्स भी होती हैं, लिक्विड्स। इनको हम लोगों ने एक सर्टेन कैटेगरी में रखा है फ्लूइड्स, और जो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड होता है उसको अलग कैटेगरी में रखा है, सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड। तो एयर भी हमारी फ्लूइड होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई भी एयर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दैट इज यू के साथ अगर मूव कर रही है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स, एक होती है लिफ्ट फोर्स। ठीक है, 2 फोर्सेस जिसकी वजह से रिजल्टेंट आएगा वो एक डिफरेंट चीज हो गई, बट एक होती है ड्रैग फोर्स, एक होती है लिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ड्रैग और लिफ्ट को the component of a resultant force in the direction of motion of fluid is called a drag force। मतलब फ्लूइड के फ्लो होने की वजह से उसके ही डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। अगर तुम रिवर के अंदर अपना हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पे एक टाइप की फोर्स लगेगी। यस सर।
अगर रिवर के अंदर तुम अपना हाथ डालोगे, वो पानी किस तरह की फोर्स लगाएगा तुम्हारे हाथ पे, फील होगा कुछ, लगता है नहीं लगता है? वो Yes, sir. फोर्स Yes, होती sir. है ड्रैग। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग वाटर। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो वो फोर्स लगती है ना। अगर इन हाँ। शॉर्ट हम लोग बात करें कि पानी अपने साथ तुम्हारे हाथ को या कोई भी चीज उसको दो, अपने साथ फ्लो करके अपने साथ बह के ले जाने की कोशिश करता है ना। तो वही है Yes, ड्रैग sir. फोर्स। हाँ, तो वो कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स का जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है फ्लूइड के, उसको बोला हम लोगों ने ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर Yes, sir. है या नहीं? लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। तो जैसे ही तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन में, एक मैं अगर बना के दिखाऊं तुम्हें यहाँ पे, देखो एयरफॉइल कुछ कुछ इस तरह का होता है। बाद में वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल एयरफॉइल के बारे में, बट अब ये सब बता रहा हूँ। विंग्स कुछ कुछ इस तरह के होता है ना, होते हैं इस तरह के। हाँ, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट ये बता रहा हूँ बस आपको तुम्हें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पे ऐसे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है एफ आर, तो हमारा इस डायरेक्शन में होता है ड्रैग फोर्स, और परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होता है लिफ्ट फोर्स, एफ एल, लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो अब लिफ्ट फोर्स क्या, अगर ये हमारा यहाँ से, अगर सपोज करो यहाँ से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यहाँ से मूव कर रही है, वेलोसिटी से एयर मूव कर रही है जो कि एक फ्लूइड है, तो वो इसके ऊपर आके कैसे फ्लो करती है? वो इसके ऊपर आगे फ्लो करके ऐसे जाने की कोशिश करती है, इसके ऊपर जाके ऐसे जाके फ्लो आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है फ्लूइड की, उस डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगता है वो होता है ड्रैग, और जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारा फोर्स लगता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड, उसको बोला जाता है लिफ्ट। तो यहां तक बात क्लियर है? ड्रैग एंड लिफ्ट क्या होता है ये तो सबको क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हमने एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा ड्रैग एंड लिफ्ट को समझने की कोशिश करी थी। इसमें हम लोगों ने एक इरेगुलर शेप की एक बॉडी ले ली थी, और उस बॉडी के ऊपर एक हम लोगों ने फ्लूइड फ्लो करा रहे थे विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। तो जैसे इस वेलोसिटी के ऊपर फ्लूइड फ्लो करा रहे थे, हमने एक एलिमेंटल एरिया लिया, हम लोगों ने एक एरिया लिया, एलिमेंटल एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया, एलिमेंटल एरिया। जिसकी वैल्यू होती थी डी ए। डी एरिया का मैंने एलिमेंटल एरिया लिया, और इस एरिया पे मैंने देखा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो जैसे देखा, ऑब्वियस सी बात है, इस पे दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो प्रेशर लग रहा होगा, एक प्रेशर लग रहा होगा, और एक इन द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंटल एरिया, एक स्किन फ्रिक्शन की वजह से लग रहा होगा। इसमें एलिमेंट को अलग से बना लूं यहाँ पे, इस एलिमेंट को अगर अलग से बना लूं मैं यहाँ पे, तो ये एलिमेंट के ऊपर एक तो प्रेशर लग रहा होगा फ्लूइड की वजह से, और एक स्किन फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्किन फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे। इन दोनों, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? यस। तो अगर इसका मैं एंगल बनाऊं तो दिस मेक्स एन एंगल थीटा, इसका यहां बनाओ तो दिस मेक्स एन, दूसरा कलर ले लेते हैं एक बार, दिस मेक्स एन एंगल थीटा। इफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा, तो इसका मतलब जो ये वाली ये कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री होगा ना? 90 होगा। सर ये स्किन Yes, फ्रिक्शन sir. का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। वो अपवर्ड अरे डायरेक्शन पे क्यों लगेगा? क्यों, वो तो पैरेलल टू द सरफेस एरिया नहीं लगेगा क्या? फ्रिक्शन कैसे लगता है? फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगा, आज तक देखा होगा कभी फ्रिक्शन फोर्स लगते हुए? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है? ऑपोजिट लगेगा ना सर? डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं। फ्लूइड किधर 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 की तरफ मूव कर रहा है? राइट साइड, लेफ्ट टू राइट।
तो उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रहा नहीं आया? क्वेश्चन बताओ क्या था अपना, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुम्हारा। ये फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपने जो कहा स्किन फ्रिक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन पे क्यों काम कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आया। क्योंकि वो शियर स्ट्रेस है, वो शियर स्ट्रेस। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से आगे हम लोग शियर स्ट्रेस कंसीडर कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू टॉय। अच्छा। ठीक है, देखो जब हमारी बॉडी में, तुम्हें अभी फ्रिक्शन जो था, एक गलत वर्ड बोल गया एग्जैक्टली में, फ्रिक्शन नहीं है वो वर्ड। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं था वो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं फ्लूइड यूज कर रहा, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूँ, इस कंपोनेंट पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू पी डॉट डी ए। और जो इसकी डायरेक्शन में, अगर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है विच इज कॉल्ड प्रेशर, और उसी फ्लूइड फ्लोइंग की वजह से जो शियर स्ट्रेस लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस एरिया, उसको हम लोगों ने डिनोट किया था टॉय नॉट से। मैंने एक वर्ड गलत यूज करा था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होगा वो। एग्जैक्टली सही था तुम्हारा पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। तो यहां पे एंगल हुआ थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ हमारा? 90 माइनस थीटा, करेक्ट? क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करके देखूं, अब मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो ड्रैग फोर्स होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड होता है, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड तो यही है, स्ट्रेट। तो अगर इसके डायरेक्शन में मैंने इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया, तो दोनों जो कंपोनेंट्स हो गए उनका सम मेरा क्या बता देगा? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, दैट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। और हम लोग जो अगर अपोजिट टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड देखेंगे, तो वो दोनों कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो बता देगा हमें लिफ्ट फोर्स। तो हम लोगों ने ये काम किया था यहाँ पे अपना। तो हम लोग पहले प्रेशर फोर्स को देखते हैं। तो प्रेशर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू पी डॉट डी ए, करेक्ट? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? पीडीए cos थीटा। ऑब्वियसली पीडीए कॉस थीटा, पीडीए कॉस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पीडीए कॉस थीटा, ड्रैग फोर्स का कंपोनेंट। वेरएज जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं टॉय नॉट इंटू डीए, दैट इज शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी? टाउ नॉट डी साइन थीटा। टाउ नॉट डी साइन थीटा, और हम लोग ये भी कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था साइन थीटा में। तो ये हमारा टोटल ड्रैग फोर्स ऑन दिस एलिमेंट डीए निकल के आ गया था। ठीक है, बात सही है? यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोगों ने जब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। अगर मैं इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं, तो वो हमारा लिफ्ट दे देगा, देगा या नहीं? यस सर। तो इसका Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? माइनस पीडीए Yes, साइन थीटा। did- क्या होगा? पी डी ए Sine साइन theta. थीटा, पी डी ए साइन थीटा। यहां देखो हम लोगों ने कराया, यहाँ पे पी डी ए साइन थीटा, ये रहा। तो पी डी ए साइन थीटा क्या है? इसको माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था, ये थीटा, ये पी डॉट डी ए, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ले लिया था माइनस, माइनस पी डी ए साइन थीटा। ठीक है, और टॉय नॉट इंटू डी ए साइन थीटा क्या हो गया हमारा? ये देखो इधर, टॉय नॉट इंटू डी ए साइन थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, टॉय टॉय डी इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग जो रिजॉल्व किया, तो लिफ्ट फोर्स निकल गया कि टॉय नॉट इंटू ए कॉस थीटा माइनस पी डी ए साइन थीटा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे एरिया के लिए, तो हमारे लिए पूरे एरिया की लिफ्ट फोर्स निकल के आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।
कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो सर, नो सर। किसी को भी नहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे बात करते हैं, हम लोगों ने एक कंपोनेंट देखा कि ड्रैग फोर्स इज द सम ऑफ प्रेशर फोर्स P cos थीटा dA प्लस इंटीग्रेशन tau नॉट साइन थीटा इंटू dA, ये देखा। तो ये जो कंपोनेंट है ड्रैग फोर्स का, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ड्रैग, एंड दिस इज कॉल्ड क्या होता है इसको? फ्रिक्शन ड्रैग और स्किन ड्रैग। ठीक है, यस। तो कोई भी ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग और लिफ्ट दोनों केस में इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर ड्रैग और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग या फ्रिक्शन ड्रैग। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक मुझे लग रहा है सबको बात क्लियर हो गई थी हमारी, हम लोगों ने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब एक कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रीमलाइन बॉडीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इतना है कि जस्ट इसकी डेफिनेशन आती है तुम्हारे एग्जाम में, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। कुछ डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन बॉडीज? स्ट्रीमलाइन क्या होता है वैसे, ये तो बता सकते हो तुम लोग? कहीं सुना था नाम स्ट्रीमलाइन? सर यस लैमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन। क्या होता है बताओ स्ट्रीमलाइन? इक्वी स्ट्रीम फंक्शन स्ट्रीमलाइंस का नाम सुना होगा ना कहीं पे, तो हमने पढ़ा था स्ट्रीमलाइन, डेफिनेशन भी थी, बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। लैमिनार यस सर। फ्लो सर एक इमेजिनरी लाइन था सर, एक हाँ, क्या था इमेजनरी लाइन? सर उस पर पहले छुट्टी डायरेक्शन में बताता। हाँ, चलो बता देता हूँ मैं तुम्हें। स्ट्रीम लाइन एट विच इफ टेंजेंट इज ड्रॉन इट शोज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तुम्हें याद हो तो हमने एक इक्वेशन भी डिराइव की थी, dx अपॉन u इक्वल्स टू dy अपॉन v इक्वल्स टू d क्या था, dx x y z dz अपॉन w। याद है? यस सर। एक हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन डिराइव की थी, किसी को याद है? यस सर किया। हाँ, तो ऐसे ही स्ट्रीमलाइंस, तो जनरली हम लोगों को पता है स्ट्रीमलाइंस जो थी वो हम लोग को बताती थी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड्स। तो अब हम लोग सपोज करो ये स्ट्रीमलाइन है हमारी, हमारा फ्लूइड स्टेट जा रहा है, ये कैसे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिसके अंदर हम लोग जो बॉडी, जो उस शेप की बॉडीज होती हैं जिनकी शेप स्ट्रीम लाइन की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर एक इस टाइप का सिंपल सा एक प्लेट रख दी, बहुत थिन प्लेट, कैन वी से दैट इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी? बहुत थिन शेप की प्लेट रख दी मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, तो क्या हो गए? स्ट्रीमलाइन की शेप की है या नहीं है ये बॉडी? मतलब कैसे? क्योंकि स्ट्रीम लाइन भी तुम्हारी इसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में इसकी ओरिएंटेशन भी है बॉडी की। बॉडी की ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में? स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये स्ट्रीम लाइन शेप की बॉडी है? चलो एक Yes. एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने तुम्हें रिवर में हाथ डालने की बात करी थी, तो मैंने तुमसे कहा था एक ड्रैग फोर्स लगता है, कहा था तुम्हारे से रिवर में, बोला था? यस Yes, sir. यस सर। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि
तुम्हें क्या करना है, रिवर के अंदर हाथ डालना है वर्टिकली, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, या फिर अपने हाथ को अगर तुम रिवर के अंदर हॉरिजॉन्टली रखोगे तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। वर्टिकली। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन अपना सबके लिए। अगर तुम अपने हाथ को फ्लोइंग रिवर में वर्टिकली रखोगे, अपने पाम को, हाथ की बात कर रहा हूँ, पूरा पाम की बात कर रहा हूँ, हथेली की बात कर रहा हूँ, जब अपने हथेली को पूरे तुम वर्टिकली रखोगे रिवर में, बहती हुई रिवर में, फ्लोइंग रिवर में अगर तुम वर्टिकली रखोगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा तब ज्यादा लगेगा, या फिर जब हॉरिजॉन्टली रखोगे तब ज्यादा लगेगा? सर वर्टिकली। वर्टिकली ज्यादा वर्टिकली रखेगा, प्रेशर लगेगा। यस हॉरिजॉन्टली पे क्यों नहीं लग रहा है ज्यादा? सर, एरिया कम पड़ा। एरिया कम नहीं, उसकी जो स्ट्रीम लाइंस थी तुमने उसी Yes. के शेप में रख दिया अपने हाथ को, यस सर। उसी के शेप में तुमने अपने हाथ को रख दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो प्रेशर ड्रैग है वो रिड्यूस हो गया और सिर्फ स्किन फ्रिक्शन लग रहा है, और स्किन फ्रिक्शन प्रैक्टिकली बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू प्रेशर ड्रैग। बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? इसको मैं लिखता हूं अच्छे से, ये तो हटा दे रहा हूं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन को भी तुम लोग नोट कर लेना एक्चुअली, क्योंकि 2 नंबर में आता है कभी कभी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ब्लफ बॉडी। अब इसकी जो अपोजिट बॉडी है तो उसको हम ब्लफ बॉडी बोलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। A streamlined body is defined as the body whose surface coincides with the streamline. The streamline. When body is placed in a flow, अगेन दोबारा बता रहा हूं कि जब बॉडी का सरफेस एरिया स्ट्रीम लाइंस के साथ कांटेक्ट करे, ठीक है, सॉरी कंसाइड करे स्ट्रीम लाइंस के साथ, तब उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। और जो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, इसमें जो सेपरेशन होता है ना, जैसे हम लोग बाउंड्री लेयर में पढ़ा था ना, बाउंड्री लेयर में हम लोगों ने फ्लो सेपरेशन की बात करी थी, तो इसमें जो सेपरेशन होता है ना वो लास्ट ट्रेलिंग एज पे होता है। 2 एज बताई थी मैंने तुम्हें, एक होती है लीडिंग एज, एक होती है ट्रेलिंग एज, ये बताया था नहीं? जो स्टार्टिंग में जब फ्लो आ रहा होता है तो स्टार्टिंग वाली एज को बोलते हैं हम लोग लीडिंग एज, जब हम लोग ने बाउंड्री लेयर पढ़ा था तब पढ़ा था, ध्यान हो तो। और लास्ट वाली जो होती है वो होती है ट्रेलिंग एज। तो इसमें लिखते हैं इन दिस केस, द सेपरेशन ऑफ फ्लो occurs at trailing edge. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एयरफॉइल इज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी या नहीं? सर थोड़ा बहुत कर्व नहीं, तो रहता है। नहीं तो फ्लो डायरेक्शन में यही किसने कहा कि स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट ही रहती है? ये तो मैंने एक तुम्हें कंडीशन बताने के लिए लिखा था, बट स्ट्रीमलाइन भी तो हमेशा स्ट्रेट नहीं रह सकती ना। यस सर। तो एक्चुअली एयरफॉइल्स हमारी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है,
ठीक है, और हमारी एयर की डायरेक्शन थोड़ी मतलब एक्चुअली परफेक्टली स्ट्रीमलाइन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रीमलाइन बॉडी है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशंस होती है, बट एयर, चलो वो एयरफॉइल में डिस्कस करेंगे, उसके बीच में अगर उसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करने लगे तो फिर बहुत टाइम उसका ही लग जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रीमलाइन, तीसरा पॉइंट स्ट्रीमलाइन बॉडी में ये होगा कि ओनली फ्रिक्शन forces acting on a streamline body, ऐसा नहीं है प्रेशर फोर्सेस नहीं है लगेंगी, बट प्रेशर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, प्रेशर फोर्स लगती है बहुत कम होती है, बट अब तुम खुद देखो ना प्रेशर फोर्स कितने एरिया पे लगेगी, जो एरिया इसके इतना साइड में, बस साइड वाले एरिया पे तो लगेगी प्रेशर फोर्स, वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर इस केस में हम लोग बात करने लगे तो इस पे क्या फोर्स लग रही है, सिर्फ प्रेशर फोर्स, स्किन फोर्स, तो नॉट डी, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम या नो? नो सर। ओके, नेक्स्ट ब्लफ बॉडी। ब्लफ को मतलब तो समझ में आता है क्या होता है ब्लफ? ब्लफ खेले हो कभी? नो यस सर। सर। चलो अच्छा गेम है, खेल लो। ब्लफ बॉडी क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल ही अपोजिट। कैसे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन में मेरा फ्लो हो रहा है नॉर्मल यू वेलोसिटी के साथ, सपोज करो एक मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और मैंने क्या करा सडनली, अब की बार मैंने डायरेक्शन में नहीं रखा, मैंने क्या करा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन कर दिया इसके ओरिएंटेशन को। जो सरफेस को जो मैं पैरेलल रखा करता था, सरफेस को मैं इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन कर रहा था, अब मैंने सरफेस को क्या कर दिया, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ में आया कैसे कह रहा हूं मैं? इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में? ठीक है, तो कैसे जाएगा फ्लूइड, तो क्या होगा, यहां पे आइए आके स्ट्रीमलाइन टकराएगी और ऐसे फ्लो करके जाएगी, जाएगी ना? यस सर। यस। तो बस इस टाइप की बॉडी को बोलते हैं हम लोग ब्लफ बॉडी। अब इस केस में क्या होगा, प्रेशर ड्रैग तो बहुत ज्यादा होगा और स्किन ड्रैग काफी कम हो जाएगा। ठीक है, सर ये बॉडी को गिरा नहीं देगी? गिराएगी ना फोर्स से। मैं तो तुम्हें एग्जांपल क्या दिया था, मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दिया था, जब हाथ रखते हो तो हाथ पे फोर्स लगता है ना, प्रेशर टैग, जब हाथ वर्टिकली रखते हो तो हाथ गिर जाता है तुम्हारा। तो हाथ के ऊपर से भी तो सर पानी नहीं जा सकता? क्यों नहीं जाता, हाथ के साइड से जाता है बिल्कुल वाटर ऊपर। ये मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हें ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ऊपर से जा रहा है पानी, ये टॉप व्यू भी तो हो सकता है। तो ठीक है सर। और ये एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, गिरना की प्रैक्टिकली थोड़ी ना दिखा रहा हूँ कि मैं गिर जाएगा। मेरा यहाँ पे मोटो क्या है तुम्हें ये बताने का, ये बताने का मोटो यही है सिर्फ कि इस पे प्रेशर फोर्स जो होगी वो बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है, और जो स्किन फ्रिक्शन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल एक्ट कर रहा है ब्लफ बॉडी के अंदर। तो ब्लफ बॉडी के अंदर हमारी फोर्स ज्यादा लगती है इस कंपेरिजन। ठीक है, तो अगर हम ब्लफ बॉडी की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, आकांक्षा बताओ, ब्लफ बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? सर यहाँ बोलो, पे स्ट्रीमलाइन डेफिनेशन क्या लिखोगे जब एग्जाम में, ये लिखोगे यहाँ पे, साइड विथ, बोलो क्या लिखी हुई, अब ब्लफ बॉडी
is defined as the body whose surface do not coincide with the streamline when the body is placed in the flow. Is a bluff body is defined as the body whose surface, अब बताओ आगे क्या था, whose surface Does not coincide with the streamline when the body is placed in the flow. whose surface does not coincide with the streamlines उसके बाद क्या लिखो बोला तुमने? When the body is placed on the flow, in the flow. बुक लेके बैठे हुए तुम? सर आपने जो लिखा है वो लेके बैठे। बुक नहीं है सर मेरे पास। When placed in a flow, correct. एक्चुअली बुक में भी सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था हमारा कि जो ब्लफ बॉडी होती है उसके अंदर जो हमारा सरफेस एरिया के साथ हमारी कोइंसाइड नहीं करता है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन ड्रैग होगा वही एक्सेप्ट, वो बहुत नेग्लिजिबल होगा एज कंपैरिजन टू प्रेशर ड्रैग। तो हम लोगों ने लिखा इन दैट केस pressure drag is more predominant than friction drag, or we can say that friction drag is negligible. Clear? Yes, sir. Nitin, clear? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया हमारा स्ट्रीमलाइंस और ब्लफ बॉडी के बारे में। तो आई थिंक ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट एक बार एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, ड्रैग ऑन अ स्फीयर। सर इसके बारे में प्लेट, क्या बोले हो? सर थिन प्लेट को वो ले रहे थे ना बॉडी। हाँ हाँ एग्जैक्ट, मतलब एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। बताओ। नहीं सर, तभी फ्रिक्शन नेग्लिजिबल और वो सब मान रहे हैं। हाँ हाँ, अगर हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग बड़ी बॉडी ले लेंगे तो फिर वहां पे फ्रिक्शन को भी उसमें तो थोड़ा बहुत एक्ट करने का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थिक प्लेट ले ली यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी आने लग जाएगा ना फिर हमारा। यस सर भाई। तो इसलिए हम लोगों ने ब्लफ बॉडी, वो बॉडी बस हम लोगों को मतलब एक इमेजिनरी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक ब्लफ बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें जो कि सरफेस जो हमारे स्ट्रीम लाइन से, जिसका सरफेस बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा स्ट्रीम लाइन से, और उसमें जो होगा प्रेशर ड्रैग सबसे ज्यादा काम करेगा। और हम लोगों ने ऐसे भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली पहले ऐसा कॉन्सेप्ट देखा हो, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ब्लफ बॉडी डिफाइन कर दी हो। जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया कि रिवर में अगर हम लोग वर्टिकली हाथ रखते हैं तो उस पर प्रेशर फोर्स लगता है, और जब हम लोग हॉरिजॉन्टली लगते हैं तो प्रेशर फोर्स नहीं लगता है। तो माइट भी हम लोगों ने हो सकता है कि जब ये डिफाइन करी होंगी गई होंगी दोनों टर्म्स, तो हम लोगों ने सिचुएशंस को देख के डेराइव कर दी हो। ठीक है, तो बस हम लोगों को देखना है कि इसका है क्या ये। ठीक है, तो ड्रैग ऑन अ स्फीयर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी हद तक पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने स्टोक्स लॉ पढ़ा था। जब हम लोगों ने स्टोक्स लॉ पढ़ा था, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, व्हेन अ स्फेरिकल पार्टिकल इन मूव्स इन अ फ्लूइड, तब उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स लगता है। दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा एक फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू उसका वेट, दैट इज इक्वल टू वेट। अपर डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था दो फोर्सेस लगते हैं, फर्स्ट वन इज
buoyant force, and then second one is drag force. विस्कस फोर्स भी बोला था आई थिंक जिसको मैंने ना बोला था, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब मैंने तुम लोगों को यही बताया था, जो विस्कस फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स ने बोला था, उसकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने बोला था एफ डी इज इक्वल टू 3 पाई म्यू डी वी। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। यस और अगर इस तरह से नहीं किया होगा तो इस तरह से किया होगा 6 पाई म्यू आर वी। ठीक है, where u is the viscosity, d is the diameter, and v is the velocity, capital V is the velocity. But this formula is applicable when Reynolds number is very small. This formula is applicable when Reynolds number is less than or equal to 0.2. ठीक है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा रेमिनार फ्लो के लिए। तो इस केस में अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालने की कोशिश करें कि इस केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, तो सिंपली वी कैन राइट, हम लोगों को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले निकाला है, विच इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन 1/2 रो वी स्क्वायर आई थिंक ए। ये फॉर्मूला था ना हम लोगों ने अभी पढ़ा था। यस सर। हाँ, तो एफ डी की जगह मैं रख देता हूँ 3 पाई म्यू डी वी इज इक्वल्स टू एफ इनटू सी डी, सॉरी, इज इक्वल्स टू सी डी इनटू 1/2 रो विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इनटू एरिया। क्या होगा मेरा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया 4/3 पाई। नहीं वो वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है वो, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। 4/4 ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और डी से डी आई थिंक कैंसिल आउट हो जा रहा है, और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर वी भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कितना हो गया 3 to 6 24 इंटू म्यू डिवाइडेड बाय रो वी डी इज इक्वल्स टू सी डी, or we can say that CD is equals to 24 upon rho VD upon mu। ये क्या है सर रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, तो 24 upon RE। तो when Reynolds number is very small, when Reynolds number is very small, तो मतलब ड्रैग फोर्स अगर मुझे स्फीयर पे निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे सिंपल सीडी की वैल्यू पता लग जाएगी, तो मैं ड्रैग फोर्स आराम से निकाल लूंगा। बात क्लियर है। तो पूरा ड्रैग फोर्स जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारा बेस कर रहा है हमें सीडी पे निकालने के लिए, हम लोग इस सीडी की वैल्यू कैसे निकालें। तो मैंने ये देखा यहाँ पे कि सीडी की वैल्यू अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम है, जिसमें 0.2 के बराबर है, तो अब मैं यहाँ पे सीडी की वैल्यू रखूंगा सीडी इक्वल्स टू 24 अपॉन आर ई। 24 अपॉन आर ई मेरी सीडी की वैल्यू होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 रो यू वी स्क्वायर ए से, यहां से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ड्रैग फोर्स की। बात क्लियर। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 0.2। बात क्लियर है यहां तक। तो ये जो फॉर्मूला था, ये जो दिया गया, ये दिया था स्टोक्स ने। तो इसको कभी कभी हम लोग स्टोक्स लॉ से भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ इक्वेशन, स्टोक्स लॉ। ठीक है, बट अब अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 0.2 से ज्यादा होगा तब क्या होगा। तो ये सेकंड टर्म दी थी हमारी ओमान ने, ओसिन, सॉरी ओमान नहीं ओसिन। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज, क्योंकि मुझे तो सीडी की वैल्यू चाहिए सर, ग्रेटर देन 0.2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहां पे ओसिन ने दिया था एक फॉर्मूला, ठीक है, एक स्वीडिश साइंटिस्ट था ओसिन,
उसने फॉर्मूला दिया था, दैट इज इन दैट केस वी कैन राइट द CD इज इक्वल टू 24 अपॉन RE एज इट इज है 1 प्लस 3 अपॉन 16 RE। ठीक है, तो ये वैलिड कहाँ होती है, जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 0.2 से 0.5 के बीच में होता है, और ये क्योंकि ये ओसिन ने दिया था तो इसको हम लोग बोलते हैं ओसिन फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड सर थिंग, हाँ यस, 1+3 ये कैसा आया? ये एम्पेरिकल रिलेशन है। ओसिन साहब ने इनका अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो सारे, जो हम लोग के साथ शेयर नहीं करे, कहीं जगह करे होंगे उन्होंने वो शेयर, ठीक है, बट इसको प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने कहीं पे भी। ठीक है, ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है। एम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ये जो आया बेस्ड ऑन फॉर्मूला। आपको पता है एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, डेराइव्ड फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेराइव्ड फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला? देखो, जब भी हम लोग किसी भी डेरिवेशन के थ्रू कोई फॉर्मूला निकालते हैं और उसको यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डेराइव्ड फॉर्मूला, जो हम लोगों ने किसी डेरिवेशन के थ्रू निकाला। ठीक है, बट जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट बेस्ड निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट स्टडीज करी, सब कुछ करा उसके ऊपर, तो अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे हम लोगों को वो फॉर्मूला पता लगा कि ये फॉर्मूला ये है। तो जब हम लोग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स कोई हमें फॉर्मूला पता लगाओ तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला या एम्पेरिकल रिलेशनशिप। याद रखना है हमेशा, बहुत छोटी बात है, कोई बताएगा नहीं तुम लोगों को। उसको बोलते हैं लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दे सकता आपको। अगर आप मुझसे पूछो ये कैसा है 1+3/16 RE, तो मुझे नहीं पता कैसा है ये। ठीक है, उसने उसी ने एक्सपेरिमेंट्स करे, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ सर। हाँ, अब अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर जो है ग्रेटर देन 5 से हो और लेस देन 1000 से हो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 5 है और लेस देन और इक्वल टू 1000 है, तो CD की वैल्यू सिंपल से डिफाइन होगा। ये किसने डिफाइन करी ये तो पता नहीं है, 0.4। अगर उसके भी बाद है एक और फोर्थ, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 और लेस देन और इक्वल टू 10⁵ हुई, तो CD की वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे 0.5। उसके बाद भी एक और चीज, फिफ्थ, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁵ हुई, तो हम लोग CD की वैल्यू यूज करेंगे 0.2। ठीक है, ये याद रखना। आइडियल केस में ये सारी चीजें, आइडियली तो मतलब हो सकता है कि तुम्हें इन सब चीजों का यूज पड़ जाए, बट प्रैक्टिकली सिर्फ हमारा काम यहाँ तक पहले वाले फॉर्मूले तक खत्म हो जाता है। बट फिर भी याद करके रखना, क्या तो पूछ ले ड्रैग ऑन अ स्फीयर। क्लियर है? ये सारी जो वैल्यूज बता रहा हूं मैं, ये सारी एप्लीकेबल होती हैं ओनली ऑन स्फीयर। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे एयरफॉइल की। अब हमारे पास 2 टॉपिक्स बचे हैं। आई थिंक फर्स्ट वन इज इसके अंदर ड्रैग एंड लिफ्ट के अंदर ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। मैग्नस इफेक्ट जस्ट एक डेफिनेशन टाइप है, एक छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। एयरफॉइल्स, ड्रैग फोर्स ऑन सिलेंडर और मैग्नस इफेक्ट, ये दोनों हम लोग कल पूरा करेंगे और कल हमारा ड्रैग एंड लिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर हमने स्फीयर के एरिया से π/4d स्क्वायर कैसे लिया है? क्या सर क्या कह रहे स्फीयर हो? का एरिया